नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम देखते हैं कि लोहे को काटने के लिए लोहे का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। औरंगजेब की आधी जिंदगी मराठों से लड़ते लड़ते बीत गई। वो जब एक मराठा को मारता था तो पीछे 10 मराठे खड़े हो जाते थे। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज की आकस्मिक मृत्यु के बाद मराठों का खेल खत्म हो जाएगा, इस गलतफहमी के साथ औरंगजेब दक्कन आ गया। इतिहास में ये बात साफ है कि मुगलों ने कभी भी हिंदुओं के शिरोमणि योद्धाओं के साथ सामने से युद्ध नहीं लड़ा। जिस तरह अकबर ने महाराणा प्रताप का सामना किया नहीं, उसी तरह औरंगजेब ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ सामने से युद्ध किया नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि ऐसे योद्धाओं से लड़ते लड़ते मुगलों की सेना में कमाल की कमी आ गई थी। मराठों के आने से पहले मुगलों की अपनी खास शान हुआ करती थी। उस शान को मराठों ने कुचल दिया और मुगल साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गई। फिर भी औरंगजेब को अपना बाप समझने वाले लोग मानते हैं कि मुगल साम्राज्य साल 1857 तक जीवित था। पर मुगलों के संतानों को क्या ही पता कि मुगल दिल्ली के बाहर भीगी बिल्ली के समान थे। वो तो बस इस उम्मीद में जी रहे थे कि मराठों ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखी है। खैर, आज का विषय भी इसी बात को दर्शाता है कि आखिर क्यों मराठों ने मुगलों के प्रति इतनी दरियादिली दिखाई। औरंगजेब ने मरते मरते ऐसी कौन सी चाल चली कि मुगल जिंदा लाश की तरह बनकर रह गई। ये सवाल इस बात को भी दर्शाता है कि मराठों ने जानबूझकर दिल्ली की गद्दी सिर्फ और सिर्फ मुगलों के लिए सुरक्षित रखी हुई थी। साथ ही अगर मराठे चाहते तो साल 1720 या 1730 के बाद दिल्ली की गद्दी विलय कर सकते थे और उसकी जगह मराठा अधिकारी बिठा सकते थे। पर मराठों ने ऐसा किया नहीं। अगर किया नहीं तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मराठों ने जानबूझकर मुगलों को अपने फायदे के लिए जिंदा रखा? अगर रखा था तो क्या इसके पीछे औरंगजेब की राजनीति थी? इसका सीधा जवाब है हाँ। वो औरंगजेब था जिसने मरते मरते उस ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया, जिसके बदौलत मुगल मराठों की सुरक्षा में चैन की रोटी तोड़ सकते थे। छत्रपति संभाजी महाराज का कत्ल करने के बाद जुल्फिकार खान ने छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई, बेटा शाहू महाराज और 2 दासी पुत्र मधो सिंह और मदन सिंह, शिव छत्रपति की पत्नी सकवार बाई का अपहरण किया था। बहादुरगढ़ के किलेदार अब्दुल रहमान ने औरंगजेब को कैद किए गए भोसले राज परिवार के सदस्यों की जानकारी खत लिखकर भेजी थी। औरंगजेब देख रहा था कि दूसरे मराठे सेनानी राज परिवार को छुड़ाने के लिए चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। इसलिए औरंगजेब जहां जहां जाता वहां वहां भोसले परिवार को भी लेकर जाना पड़ता था। परंतु यहाँ उसने इस राज परिवार को सुई की नोक इतना भी प्रताड़ित किया नहीं, बजाय इसके कि उसने छत्रपति संभाजी महाराज को नोच कर मारा था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद कुछ मराठे सरदार आजाद रहकर राज करने लगे थे, परंतु औरंगजेब ने उनके छत्रपति के साथ जो अत्याचार किया उसे देखकर वे मराठे सरदार दोबारा एकजुट हो गए और मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति राजा राम महाराज के अंतर्गत मुगलों को खदेड़ने लगे। इस एकता को देखते हुए शायद औरंगजेब ने संभाजी महाराज के परिवार को आलीशान सुविधाएं दी हुई थी। खुद औरंगजेब की बेटी जीनत उन निस्सा 7 साल की साहू महाराज का ख्याल रख रही थी। ये बात कितनी अजीब है ना। जिस औरंगजेब को दक्कन पर मुगलिया परचम चढ़ाना था, उस योजना को भूलकर वो किसी और काम में लग गया और यही उसकी राजनीति थी। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि मराठा साम्राज्य की गद्दी पर भले ही राजा राम को बिठाया गया है, पर असली छत्रपति तो खुद शाहू महाराज है, जो फिलहाल उसके कब्जे में ही है। औरंगजेब इस बात से खुश था कि मराठा साम्राज्य का असली छत्रपति को उसने कैद में रखा है। इसलिए भविष्य को देखते हुए औरंगजेब ने शाहू महाराज का माइंड वॉश करना शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्रपति शाहू महाराज के जीने का तरीका मुगलों जैसा ही था। अब आप देखिए कि क्या आपने शिव छत्रपति और शंभू राजा की ऐसी कोई तस्वीर देखी है जिसमें हुक्का दिखाया गया हो। पर अगर आप छत्रपति शाहू महाराज की तस्वीर को देखोगे तो आपको हुक्का जरूर दिखेगा। मूलतः ये आदत सुल्तानों की थी, जिसकी नकल बाद में हिंदू राजाओं ने की। सबसे पहले औरंगजेब ने शाहू महाराज को इस्लाम कबूल करने को मजबूर किया, पर औरंगजेब की बेटी जीनत उन निस्सा ने शाहू महाराज का धर्म परिवर्तन होने नहीं दिया। बाद में औरंगजेब ने अपनी जिद के चलते प्रताप राव गुर्जर के बेटे खंडे राव का इस्लामीकरण किया। मराठा साम्राज्य में दरार पैदा करने के लिए औरंगजेब ने हर प्रकार की चाल अपना के देखी,
छत्रपति राजाराम महाराज की आकस्मिक मृत्यु के बाद तो औरंगजेब को यकीन हो ही गया था कि अब मराठे शांत बैठेंगे, परंतु राजाराम महाराज की पत्नी ताराबाई ने सफलतापूर्वक मोर्चा संभाल के रखा। औरंगजेब को बाकी छत्रपतियों ने जितना परेशान किया नहीं, उतना इस अकेली महिला ने किया। इसलिए औरंगजेब भी शाहू महाराज को सारी आलीशान सुविधाएं देने के लिए मजबूर हो गया। ताराबाई राजाराम महाराज की पत्नी थी। पति के मृत्यु के बाद ताराबाई ने अपने 5 साल के शिवाजी दूसरा को छत्रपति बनाया और खुद राज करने लगी। उसके राज में महाराष्ट्र में मुगलों का भयंकर सफाया हुआ। इस स्थिति को देखते हुए औरंगजेब समझ गया कि मराठा साम्राज्य को लड़कर नहीं बल्कि राजनीति से तोड़ना होगा। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने साहू महाराज का इस्तेमाल किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि साहू महाराज का असली नाम शिवाजी संभाजी राजे भोसले था। खुद औरंगजेब ने उन्हें शाहू नाम दिया था। आप सोच रहे होंगे कि इतनी खूबसूरत खिदमत मिलने के बाद शाहू महाराज पूरी तरह से मुगल बन गए होंगे, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मुगलों की छावनी में रहकर शाहू महाराज ये तो समझ गए थे कि वे मराठा साम्राज्य के असली छत्रपति हैं। उनका इरादा छत्रपति बनने का था, पर वे मन से मुगल कभी बने नहीं। और यही मराठों की असली खूबी थी, जिसे औरंगजेब आजीवन समझ नहीं पाया। आखिरकार औरंगजेब ने महाराष्ट्र की भूमि पर अपनी आखिरी सांस ली। हिंदुस्तान का बादशाह कहने वाले इस इंसान के इर्द गिर्द 4 दीवारें भी नहीं थी। यहाँ बाप मर रहा था, वहाँ दिल्ली में उसके नालायक बेटे गद्दी के लिए लड़ रहे थे। आखिरकार आजम शाह की देखरेख में शाहू महाराज आजाद हो गए और ताराबाई से युद्ध करने निकल पड़े। देखिए, यहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर क्यों शाहू महाराज को आजाद होते ही छत्रपति का पद मिल गया, क्योंकि राज परिवार के सभी लोग जानते थे कि राजा राम महाराज शिव छत्रपति के सबसे छोटे पुत्र थे और कानूनन उनका छत्रपति बनना हमेशा से ही गलत था। पर क्योंकि छत्रपति की गद्दी के असली वारिस को ही औरंगजेब ने कैद में रखा था, इसलिए अंतरिम छत्रपति के रूप में राजा राम को बिठाया गया था। तो ये बाद में साफ हो ही जाता है कि राजा राम के गुजर जाने के बाद भी राजा राम के बेटे शिवाजी दूसरा भी असली गद्दी पर बैठ नहीं सकते थे, परंतु फिर भी ताराबाई ने उन्हें बिठाया था और ये बात मंत्रिमंडल के सभी लोग हमेशा से ही जानते थे। शाहू महाराज के आने के बाद मराठा साम्राज्य के बड़े बड़े योद्धाओं ने शाहू महाराज का बड़े दिल से स्वागत किया। इसलिए ताराबाई ने कोल्हापुर में अपनी खुद की गद्दी बना ली और शिवाजी दूसरा को कोल्हापुर का छत्रपति बना दिया। इस तरह से मराठा साम्राज्य के 2 टुकड़े हो गए, सतारा और कोल्हापुर। औरंगजेब तो मर गया था, पर उनकी चालाकी रंग लाई। आप ये कह सकते हो कि यहाँ मुगलों की जीत हुई, पर उन्हें यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि शाहू महाराज हिंदुस्तान के सबसे बड़े शासक बन जाएंगे। बालाजी विश्वनाथ भट्ट शाहू महाराज के सबसे बड़े योद्धा थे और उनके बेटे बाजीराव से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। छत्रपति शाहू महाराज शासन में पूरा का पूरा हिंदुस्तान भगवा रंग में रंग गया। पर आपको ये समझना भी जरूरी है कि छत्रपति शाहू महाराज दिल्ली के प्रति बड़ी दया दिखाते थे। उन्होंने बाजीराव को बोल दिया था कि दिल्ली में मुगलों का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वे पुणे में रहकर दिल्ली पर राज नहीं कर सकते थे। अगर वे पुणे छोड़कर दिल्ली चले गए तो दक्षिण के मुस्लिम सुल्तान पुणे पर आक्रमण करेंगे। अगर दिल्ली से मुगल चले गए तो बाकी हिंदू राजा वहां आकर बैठ जाएंगे। इसलिए छत्रपति शाहू महाराज ने दिल्ली की गद्दी तोड़ी नहीं और वहां अपनी मर्जी से बादशाह बिठाने लगे। ये घटना तब हुई जब बाजीराव ने साल 1737 में दिल्ली पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया। इस युद्ध के बाद खुद बाजीराव मुगल की गद्दी पर बैठकर उत्तर भारत पर राज कर सकते थे, पर क्योंकि छत्रपति शाहू महाराज ने उन्हें गद्दी संभाल कर रखने की बात कही थी, इसलिए मराठे अपने हिसाब से बादशाह बदलने लगे और उनसे टैक्स लेने लगे। इसलिए ये कहना गलत होगा कि मुगल 1857 तक राज कर रहे थे। असल में उनकी ताकत साल 1737 में ही मिट गई थी। मुगल सिर्फ दिल्ली तक सीमित थे और दिल्ली के बाहर मराठों का शासन था। इस राजनीति के पीछे शाहू महाराज का दिमाग था, जिनका बचपन और जवानी औरंगजेब के साथ बीता था। अगर संभाजी महाराज का कत्ल नहीं होता तो साल 1680 में ही मुगलों का किस्सा खत्म हो जाता।